What is being taught to you by your parents, by your society, by your mohalla, by your chacha, by your taya, by anybody is not based on evidence. It's not based on information. थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। मेरी कोशिश होगी कि ये कोई मैं तकरीर ना करूं, तकरीर ज़रा बोरिंग हो जाती है, तो हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। आप में से कितने लोगों के पास कागज़ कलम है आज के दिन? अच्छा, कोई नहीं, तो क्लास में भी कोई नहीं लाता, तो यहाँ भी कह रहे एक है 8-10 लोगों के पास होगा। ओके, चले अपने पास ही रखें। मैं एक छोटी सी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, कभी आपने क्रिटिकल थिंकिंग के नाम का कोई कोर्स कभी पढ़ा? नहीं? ओके। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ये अलमिया है कि यहाँ पर हम सोशल साइंसेस की तरफ और सोशल साइंसेस के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ना सिर्फ ये कि तवज्जो नहीं देते, बल्कि बाकायदा उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाते हैं। हमें जिस ज़माने में पढ़ाया करता था, हायर एजुकेशन कमीशन से बाकायदा अनऑफिशियल हमें रिस्पॉन्स आता था कि आपने इन मौज़ूआत पे बात नहीं करनी। मेरा ख्याल है वही मौज़ूआत है जिन पे आप यहाँ पर बात करना चाहते हैं, लेकिन हाथ पर बचा के बात करनी पड़ती है। आपने बाद में ये फेसबुक पे भी चढ़ा देना है, तो वो भी मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना उसके लिए फिर वीडियो पोस्ट कर देंगे। वीडियो पोस्ट कर देंगे? ये धमकी दे रहे हो या? हाँ, पॉज कर देंगे। अच्छा, नहीं, कोई नहीं, चलने दो, बाद में देख लेना, कोई बात ऐसी सी निकल जाए तो एडिट कर देना। एक आध दफ़ा और भी मुझे आने का मौका मिलना चाहिए, ये ना मैं कहीं पड़ा ही हूँ अंदर अडियाला में या कहीं अटक जेल में, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं अपना थोड़ा सा इन्होंने तो कोई वो बड़े भारी भरकम अल्फाज बोल दिए, वो कहीं से लिखे गए। मैं कोई इंटेलेक्चुअल या कोई दानिश्वर आदमी नहीं हूँ। मेरा बुनियादी जो तालीम है वो फाइनेंस में है। थोड़ा बहुत साइंसेस पढ़ के फाइनेंस की तरफ, ऐसे ही जैसे बंदा ठोकर खाता हुआ एक जगह से गिरता है, दूसरी जगह पर चला जाता है, दूसरी जगह तीसरी जगह चला जाता है। फाइनेंस की तालीम है, काम फाइनेंस में किया। फाइनेंस के बाद लेकिन कुछ अर्से बाद बोर हो गया फाइनेंस से, तो कैपेसिटी बिल्डिंग, अब पिछले कोई 10-15 सालों से कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग अगर ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है तो आप यूँ समझ लीजिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कुछ काम है जो हम करते रहते हैं बच्चों के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। इस किस्म के काम, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी उसकी जिहात हैं, वो लंबी कहानी हो जाएगी। एकेडेमिया से मेरा कोई ताल्लुक़ 20-22 साल पे मुहित रहा, अब नहीं है कोई परमानेंट ताल्लुक़ मेरा। अब मैं अपना ही कुछ काम करता हूँ। स्टूडेंट्स को पढ़ाया, क्रिटिकल थिंकिंग को एज ए सब्जेक्ट डेवलप किया, पढ़ाया, बहुत मुखालफत से ही, बहुत गालियाँ पड़ी उसमें, अगर सादा अल्फाज में उसके लिए बात करें। सिर्फ आपको मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे कोई 4-5 साल लग गए एक सो कॉल्ड लिबरल यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ ये लोगों को मनवाते हुए कि क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ानी चाहिए। ये वो सब्जेक्ट है जो दुनिया में जिसके बगैर गुजारा हो नहीं सकता, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग की कोई तारीफ़ बताऊँ, कोई लंबी तकरीर करूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप में से जिन लोगों के पास कागज़ पेंसिल है, एक छोटा सा काम अगर आप मेरे लिए कर सकते हैं, आपको कोई से 20 लफ्ज़ जो पसंद है वो लिख लें। अंग्रेज़ी में लिखने अंग्रेज़ी में लिख लें, उर्दू में लिखने उर्दू में लिख लें। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। लिखे ना, कागज़ पेन, मोबाइल में लिख लें। कोई से 20 लफ्ज़ अपनी पसंद के, अपनी मर्ज़ी के आप 20 लफ्ज़ लिख लें। उर्दू हो सकती है, अंग्रेज़ी हो सकती है। पश्तो ना लिखेगा, मुझे नहीं आती, तो मुझे पता नहीं लगेगा आपने क्या लिखा है। इट इज़ जस्ट अ सिंपल एक्सरसाइज टू किक स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। ज़्यादातर अभी तमाशाई है, लिख कम रहे हैं, चलो कोई बात। 20 लफ्ज़ हैं, 10 मिनट 2 मिनट हैं। अभी ये देखें, मेरा जो दोस्त मेरे साथ बैठा है, इसने 1 लफ्ज़ लिखा अभी तुम्हें। वो भी ख़तरनाक लफ्ज़ है, इतना सोच के नहीं लिखना। कोई से 20 लफ्ज़ लिख लो यार, जो जहन में आते हैं, पहले 20 लफ्ज़। 2 मिनट हो गए, कर लें? तुम्हारा तो एक ही लफ्ज़ है अभी तक, जहाँ मैं देख सकता हूँ। यहाँ भी लिखवा रहे हो, यूनिवर्सिटी में भी आदत नहीं छूटी है। दूसरों कोई वॉलंटियर करना चाहे, जिसे लिखिए एब्सर्ड, जिसके 20 कंप्लीट है। एब्सर्ड, सेवी, टाउट,
frivolous obfuscation, intelligentsia, advocacy, justice, abruptly embark, mammoth, bigwig. ठीक, अच्छा फिलहाल यही है, 20 नहीं हुए पूरे? मेरे 20 यार इतना तो लैंग्वेज में आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि 20 लफ्ज आप 2 मिनट में लिख सकें, कोई से 20 आप बताओ। चलो वो पीछे से, हाँ इंटरनेशनल रिलेशन 2 लफ्ज हैं, ठीक है, ये भी 2 लफ्ज हैं, ओके। 2 लोग और कोई से लेंगे हम आपसे, हाँ एक इनसे ले लेंगे, एक उनसे ले लेते हैं जी। अब एक काम करें, इसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये आपके 2-4 मिनट में ज़ाया करूंगा। आप इन 20 लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक कोहेरेंट पैराग्राफ लिखें, उर्दू का या अंग्रेज़ी का। शर्त यह है कि इन 20 लफ्ज़ों से बाहर आपने कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। राइट समथिंग 3, 4, 5 सेंटेंसेस दैट मेक सेंस, लेकिन आप इससे बाहर का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आपने लिखे हुए हैं उससे बाहर का लिखें, देखें कुछ लिखा, कुछ बनता है, किसी से कुछ बनता है, कोई बनाने की कोशिश करें। 4 जुमलों का एक पैराग्राफ, लेट्स से 5 जुमलों का एक पैराग्राफ। अगर लफ्ज़ उर्दू में लिखें तो उर्दू में चलेगा, अंग्रेजी में लिखें तो उर्दू में कैसे चलेगा? तो लफ्ज़ यही है, दिस इज योर होल विकैबुलरी, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। कोई हरफे जार, कोई हरफे अतफा आप ऐड नहीं कर सकते। चलें, जब कोई पहला कर ले पैराग्राफ तो वो शेयर कर ले हमारे साथ, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मैंने इसमें 20 वर्ड्स लिखे थे, पहले तो 1 to 10 स्पेलिंग लिखे थे। 1 to 10 यस, क्या मतलब? आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लफ्ज़ लिखे थे? यस। ओके। तो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस 1 to 10 पार्ट्स। सही स्पेलिंग। फिर बट हैविंग नहीं, आपने जुमला क्या बनाया वो बताया। जुमले में मैंने ये कहा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आप एंड का लफ्ज़ आपके 20 लफ्ज़ों में था? यस है? यस एंड आपने एक लफ्ज़ के तौर पे लिखा था? जी। अच्छा। एंड सो ऑन, एंड और सो ऑन आपने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, 3 लफ्ज़ थे। और आगे बताओ, जुमला बताओ। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ऑफ आपने लफ्ज़ लिखा था? नहीं है, तो ये चीटिंग तो नहीं चेक करो ना यार। नहीं सर, फिर तो इस तरह नहीं। फिर तो वर्ड्स बनते ही नहीं है सर। नहीं, वर्ड्स बनते हैं, जुमले नहीं बनते। जुमले नहीं बनते। क्यों नहीं बन रहे जुमले? बन रहे उसने बना के छोड़ना। आप बताओ। सर मैंने जितना लिखा है वो थोड़ा सा मैं हाँ बताओ। मैंने कहा अफरीदी वाज अ गुड थिंकर, राइटर, स्कॉलर। अलोंग दैट वॉज आपका लफ्ज़ था 20 में, नहीं, तो फिर ये कैसे डाल दिया? छोट तुम लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो सारे? इतनी सादा बात नहीं समझ आती यार, ये तो 5वीं जमात के बच्चे को। हाँ, कहा कि इन 20 वर्डों को दो एक सेंटेंस में बनाए। वर्ड को वर्डो तो ना कहो यार, वर्ड्स कह लो। लेकिन चलो, हाँ मैंने कहा यूज दीज 20 वर्ड्स एंड फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। 2-3 पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ बोलो बोलो, वो ऐसे देखते। वाइफ है जुमले में? है, बताओ। ऑनर लाइफ वाइफ, लव केयरिंग शेवलिंग। ये क्या है? ये जुमला है? लीडरशिप पावर विजन। ये तो ना करना यार। अच्छा देखिए, आपके दो मसले हैं यहाँ पे। मैं ये सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं बाज़ का, जस्ट टू आइडेंटिफाई अ फ्यू ट्रेड्स एंड ट्रेंड्स। अच्छा एक चीज़ मैं वैसे पूछूं, आप ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेल कैंपस और फीमेल कैंपस अलग अलग है? ओके, हैं? बहुत, उसने इतनी हसरत से कहा बहुत दूर है, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था। दरअसल इस्लामी जमीयत ने पिछले 2-3 साल पहले एक मुज़ाकरा कराया था, तो वहाँ भी तमाम के तमाम जो लड़के थे वो मौजूद थे और लड़कियों को पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं थी। इट्स अ सैड सिचुएशन कि आपकी 50% पॉपुलेशन जो है वो डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा ना बनती है, ना उसे कोई बनाने की कोशिश करता है। आप बहरहाल एक इनफॉर्मल ग्रुप है,
मेरी आपसे तो कम से कम ये दरख्वास्त होगी कि आप कोशिश करें कि इस इनफॉर्मल ग्रुप या इस इनफॉर्मल सेटिंग में जहाँ आपको यूनिवर्सिटी की इजाज़त की और परमिशन की और उसकी ज़रूरत नहीं है और आप उससे बाहर ही काम कर रहे हैं, तो जेंडर के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो इस स्टेज के ऊपर डेवलप होना चाहिए। आपको औरत का बराबर का इंसान समझ के उसको ट्रीट करने का सलीका आना चाहिए, उसके साथ बैठने का, उसके साथ बात करने का, ताकि आपके लिए वो एक ऐसी कमोडिटी ना बन जाए जिसको सिर्फ आप बाज़ारों में घूरते फिरें क्योंकि आपने कभी देखी नहीं होती। दिस अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, और उसको इस प्रोसेस में हिस्सा बनाने की जिम्मेदारी जितनी उनके ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा आपके ऊपर है, क्योंकि वो आपकी वजह से इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाती। तो ये एक स्टडी सर्कल है, मुझे खुशी हो इस स्टडी सर्कल के अंदर कुछ बच्चियाँ भी कभी बैठी हों, तो देखिएगा अगर ये मुमकिन हो आपके लिए तो ज़रूर कीजिएगा। एनीवेज, ये जुमला मोतरज़ा था, वैसे ही बीच में आ गया। 20 अल्फाज मैंने आपको दिए और मैंने कहा लिखें। आप में से किसी ने सवाल नहीं किया कि आप ये 20 अल्फाज मेरे से क्यों लिखवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया कि मैं इस वक्त एक ऊंची कुर्सी में बैठा हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, तो किसी वजह से ही कर रहा हूँ। आपके अंदर जो इंक्विजिटिवनेस है, जो क्यूरोसिटी है, वो नहीं जागी। ये क्यूरोसिटी बड़ी मेहनत से आपके वालिदैन ने, आपके असातिज़ा ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके माहौल ने मारी है कई सालों में। यही एक्सरसाइज अगर मैं किसी 5 साल के 6 साल के बच्चे से करता तो मेरे से 15 सवाल करता 20 लफ्ज़ लिखने से पहले कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, वो इसको समझने की कोशिश करता। आपने नहीं की, एंड रिजल्ट क्या हुआ? आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सके। दूसरा ये, आपकी चॉइस की बुनियाद क्या है? इन्होंने पहला लफ्ज़ क्या लिखा था? तुमने इस्तेमार लिखा था, है? किसी ने एस्टैब्लिशमेंट लिखा, किसी। ये वो चीज़ें हैं जो आप रोज़ की दुनिया में अपने गिर्द जिन चीज़ों के साथ आप भुगत रहे हैं, जिनको आप महसूस करते हैं। आपने वाइफ लिखा था, वो आपके इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी की लाइफ इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए आपने क्या लिखा था? हाँ, फ्लावर, उसे फूल अच्छे। आपने ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पे आपकी एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग को जाहिर करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बेसिकली सुपरफिशियली मौजूद नहीं होती। जब किसी ने मेरे से, आपने पूछा था प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, प्रीपोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आम जिंदगी में, आप सोचते भी नहीं हैं इसके बारे में एज अ वर्ड, लेकिन अब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन शायद लफ्ज़ों के बगैर तो हो जाए, प्रीपोजिशंस के बगैर नहीं हो सकेगी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू इग्नोर। आप चीज़ों की डेप्थ में जाके, गहराई में जाकर, आप नहीं, आपसे मुराद आप नहीं है, हमारा पूरा माशरा है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम गहराई में जाके नहीं सोचते, हम एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे सोचते हैं। दूसरा मसला ये है कि हमारी क्यूरोसिटी और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल मरी हुई, फौत हुई हुई। हमें सवाल करने की आदत नहीं है। आपको पता है जब एक बच्चा जो है 4-5 साल का बच्चा होता है वो दिन में कितने सवाल करता है जब वो बोलना सीखता है? एक मतलब मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, वो कहती हैं एक दिन में 100 से 200 सवाल वो करता है आपसे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। आप सोचिए आप दिन में कितने सवाल करते हैं? What has happened? You have come through an organized educational system. आप कोई अनपढ़, जाहिल, कच्ची बस्ती में रहने वाले, मैं ये लफ्ज़ किसी डेरोगेटरी सेंस में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, उन्होंने कॉलेज नहीं देखा, उन्होंने असातिज़ा नहीं देखे, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं देखी, उनका पॉलिटिकल शऊर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं पॉलिटिकल शऊर किस चीज़ का नाम होता है। आप तो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप, लेकिन आपके सवाल उनसे कम हैं। ये क्यों है? बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, what it does first, it kills curiosity. ये आपको बने बनाए सांचों में डालता है और उसके बाद कहता है कि इस तरह सोचना शुरू करो। वो ये फैसला नहीं, वो ये नहीं देखता कि आप सर्कल हैं, कि आप क्यूब हैं, कि आप ट्रायंगल हैं। आप सबको वो एक जैसे खाने में फिट कर देगा। आप सब एक जैसे लोग नहीं हैं। टाइम होता तो मैं आप सबसे पूछता आप कौन कौन सी डिग्री पढ़ रहे हैं, और फिर मैं पूछता कि आप वो डिग्री क्यों पढ़ रहे हैं। 2-4 से पूछ लेते हैं। इट ऑल्सो गिव्स एन इनसाइट बिफोर आई एक्चुअली गो ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं? LLB कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? ख्वाहिश थी और दूसरे वालिदैन की भी वालिदैन की ख्वाहिश थी, आपकी भी ख्वाहिश थी। आपकी ख्वाहिश क्यों थी? सर एक तो फैमिली मेंबर्स की वजह से इंप्रेस। ओके, मैं ये रीज़न आई टेक दैट रीज़न, कीप दैट रीज़न ऑन द टेबल। और कोई डिग्री आप में से जो नहीं बोला अब तक? आप सामने मेरे 2 लोग बैठे हैं, आप क्या डिग्री कर रहे हो? शरिया लॉ। क्यों? क्योंकि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी।
कसम से वाकई तुम वकील बनने का कोई नहीं, तुम शरिया लॉ कर रहे हो ना स्पेशली। क्यों शरिया लॉ? ला का शौक है, शरीर ला का लॉ का शौक था कब से? 4-5 साल 4-5 सालों से। कैसे पता लगा कि आपको लॉ का शौक है? और मेरा बड़ा भाई वकील है इसलिए। सी आई एम अबाउट टू रेस्ट माई केस। आप अबे यार कोई LLB से बाहर यहाँ कुछ कर रहा है? हाँ इंग्लिश। क्यों इंग्लिश? घर वालों ने कहा कि CSS कर। आपने लॉ करना था लेकिन आप अंग्रेजी कर रहे हैं। किस्मत मुझे कहाँ ले आई है। अच्छा अब आप कभी सोचे ना बैठ के कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में क्या बनेंगे। इसमें कहीं क्रिटिकल थिंकिंग का कोई अमल दखल नहीं होगा। आपने कभी ज़िंदगी में कोई कैरियर काउंसलिंग टेस्ट नहीं लिया होगा। आपने कभी कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर ये नहीं देखा होगा कि आपका एप्टीट्यूड, हो सकता है आप में से कुछ एक्सेप्शंस हो, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा भी। आप क्यों आते हैं किसी फील्ड में? क्योंकि मेरे चचा उस फील्ड में है, क्योंकि मेरा भाई उस फील्ड में है, क्योंकि मेरे बाप ने कहा उस फील्ड में, क्योंकि फलां बंदे ने उस फील्ड में बड़े पैसे बना लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपकी एज क्या होगी रफली? एवरेज एज यहाँ 22, 23, 24 साल। हाँ एवरेज 23। पाकिस्तान की एवरेज एज अब मेरा ख्याल है 70s में शायद चली गई है कहीं, है तो इसका है नहीं 71, 72 हो गई। चलो 73 कर लेते हैं, लेट्स से। इसका क्या मतलब है? आपने 50 साल और जिंदा रहना है। आज मैं आपसे कहूँ LLB जो कर रहा है, मैं कहूँ यार एक काम करते हैं, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे तो उसमें आर्कियोलॉजी पता लगे कि आपका जो एप्टीट्यूड है वो आर्कियोलॉजी में, तो आप आर्कियोलॉजी करोगे। वो फ़ौरन इनकार कर देगा कि सर देखें अब तो मैं आखिरी साल में हूँ, आखिरी सेमेस्टर कर रहा हूँ, अभी मेरी जॉब लगने वाली है, पैसे लगने हैं, मैंने ये काम करना है, मैंने आप ऐसे अक्सर लोग इनकार कर देंगे। आज के दिन टू स्विच योर प्रोफेशन और योर कैरियर और योर चॉइस विदाउट इवन थिंकिंग कि आप वो काम कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली आपका एप्टीट्यूड नहीं है, जिसमें एक्चुअली आपको दिलचस्पी नहीं है। यू स्टिल आर वेरी हैप्पी जब यूनिवर्सिटी में छुट्टी होती है कि आज पढ़ना नहीं पड़ेगा, याशी करेंगे। जो चीज़ आपको पसंद होती है ना, वो पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। फिल्म क्रिटिक्स होते हैं ना, उनको फिल्में देखने में मज़ा आ रहा होता है। स्पोर्ट्समैन जो प्रोफेशनल अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको स्पोर्ट्स खेलने में मज़ा आ रहा होता है। जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, वो लैब से बाहर निकलने का उनका दिल नहीं करता, बिकॉज दे आर मेकिंग न्यू इन्वेंशंस, दे आर मेकिंग न्यू डिस्कवरीज। आप आज अपने आप को, यू ड्रैग योर सेल्फ टू द क्लासरूम एंड यू विल कीप ड्रैगिंग योर सेल्फ टू एन ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। यू आर गोइंग टू वेस्ट नेक्स्ट 50 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपने 2 साल LLB में लगा लिए। डज दिस मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस। दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन आप क्यों नहीं बाहर सोच रहे उससे? क्योंकि आपको अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ख़ास पैटर्न में सोचने का आदी बना दिया गया। क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेक्स दैट बैरियर। मैं डेफिनेशंस की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग अभी आप जाएंगे ना, गूगल पे सर्च करेंगे, आपको 600 डिफरेंट तरह की डेफिनेशंस मिल जाएंगी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। उर्दू में मुझे आज तक इसका सही मुतबादिल नहीं मिला, क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। तनकीदी सोच जो है वो शायद को बहुत अच्छा इसका मुतबादिल नहीं है। बट क्रिटिकल थिंकिंग किस बात का नाम है? अगर हम इसको ब्रेक डाउन करना चाहें, मुझे बुक डेफिनेशंस अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग, अगर मैं आपसे पूछूं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी आपके नज़दीक, तो आपके जहन में क्या आता है? लेट्स हियर अ फ्यू ओपिनियंस फर्स्ट। हाँ, एबिलिटी टू इग्नोर द सोसाइटी। किसी चीज़ को वेरियस पर्सपेक्टिव से देखना, किसी चीज़ को वेरियस पर्सपेक्टिव से देखना, गुड इनफ, आई टेक दिस, लेट्स ऐड टू इट। अपने आइडियाज और हाँ, थिंकिंग समथिंग अबाउट डिफरेंट, मसला मतलब कि आप यहाँ पे स्पीच कर तुम- क्यों कर रहे हैं, तो क्या मकसद है? ये तो कोई डिफरेंट नहीं है, तो बड़ी आम सी क्यूरोसिटी है। ओके ओके ओके, इधर से लेके फिर आपके पास आते हैं। डीप एनालिसिस ऑफ समथिंग। अच्छा, कैसे करते हैं डीप एनालिसिस? क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए। ओके, वो यूसुफी साहब ने कहा था ना, उनका एक कैरेक्टर था उनका कि क्रिकेट खेलने से क्या फ़ायदा होता है? उन्होंने कहा कलाई मजबूत होती है। उन्होंने कहा कलाई मजबूत होने से क्या फ़ायदा होता है? कहता है क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली जाती है। तो आइडियाज और बिलीफ को चैलेंज करना। गुड वन, आइडियाज़ एंड बिलीफ्स को चैलेंज करना। और थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। चलो, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। हाँ जी,
वैसे ये एक बड़ा क्लीशेड सा टर्म है, आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। हाँ गुड, किसी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करना। और कुछ? एक्सीलेंट, टू थिंक बियॉन्ड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। जैसे हमारे एक दोस्त हैं खाकवानी साहब, वो लिखा करते हैं कि कुछ अमूर तयशुदा हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ये कहती है कोई अमर दुनिया में तयशुदा नहीं होता, ना कभी हो सकता है। सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, इकबाल तो पढ़ी हो। और कुछ? लेट्स ऐड 1-2 ओपिनियंस, उसके बाद फिर हम, वो हो गया ना प्रोज एंड कॉन्स ऑलरेडी। और कोई जो ऐड कर सकें आप इसके अंदर, कोई चीज़ जो हमने मिस कर दी हो? जी दिस इज अब ये फिलोसॉफिकल डोमेन के अंदर जा रहे हैं, ये एक डिफरेंट तरह की खप हो जाएगी। बट व्हाट इज बियॉन्ड रियलिटी? व्हाट इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड रियलिटी? That's not beyond reality, ना? That is something which is not in your own comprehension at this point in time. मैं आता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ऑल राइट, सो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हमने को 2, 4, 15 ओपिनियंस जो है वो तय कर लें। ये सारी बातें ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का बुनियादी मकसद ये है कि आप किसी चीज़ को हर जाविये से परखने के काबिल हो, आप अकीदे के ग़ुलाम ना हो। अकीदे का मतलब ये है कि आपको कह दिया जाए कि ये चीज़ इसी तरह है और आपको इसी तरह मानना है। आपके लिए दुनिया में एक ही चीज़ मैटर करती हो और वो चीज़ हो एविडेंस। आपके पास एविडेंस मौजूद है, आपके पास आर्ग्यूमेंट मौजूद है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, वरना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज़ एविडेंस? एविडेंस इज समथिंग विच कैन बी वेरीफाइबल इन इंडिपेंडेंट सिचुएशन। आपकी कंडीशंस चेंज हो जाएं तो उसकी वेरिएबल्स चेंज हो जाएं उसी हिसाब से। आप उस टेस्ट को बार बार करें तो एक ही जैसा नतीजा आए। ग्रेविटी को आप जितनी दफ़ा मर्जी टेस्ट कर लें, आपको पता लग जाएगा ग्रेविटी की वैल्यू ज़मीन पर वही रहती है। हो सकता है कहीं और चेंज हो जाए। अगर जैसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल कंडीशंस चेंज हो जाएं तो ग्रेविटी की कंडीशन भी चेंज हो। दीज आर ऑल, मैं बहुत लंबी चौड़ी आज मैं फिलोसॉफिकल डिस्कशन के मूड में नहीं हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग के फ़लसफ़े, भारी भरकम जार्गन्स आपको बताऊँ या आपसे डिस्कस करूँ, आपको मेरे से बेहतर पता होगा। हम बड़ी सिंपल टर्म्स में और सिंपल चीज़ों के ऊपर आज बात करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ मोर ऑफ एन एलिमेंट्री डिस्कशन ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। आपको मैं 1-2 मिसालें देने की कोशिश करता हूँ और मिसालों से हम समझने की कोशिश करते हैं चीज़ें कैसे होती हैं। आप में से किसी ने जुआ खेला है कभी? ओके, किस तरह का जुआ? पत्ते खेले हैं? ओके, क्या खेलते हो? फ्लैश है? रंग तुम रंग के ऊपर, जुए भी रंग के ऊपर ही करना, तरक्की ना करना तुम कभी। अच्छा, कभी फ्लिप ऑफ अ कॉइन पे शर्त लगाई है? हेड आया तो 10 रुपए दूंगा, कभी है? अच्छा वो, हाँ अच्छा ठीक है, ओके। गैम्बल को मैं इस स्टेज तक काफ़ी देर तक पहुंचता हूँ, बट हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है ना, उन्हें हम 3-4 उसके लेडर्स बनाते हैं कि आप सबसे पहले ये करेंगे। गैम्बल एक तरह की बिजनेस एक्टिविटी है। एक्चुअली बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं, एक तरह की एक्टिविटी है इन विच यू मेक मनी। आप पैसे बना सकते हैं। आप में से कभी किसी ने कोई कैसीनो वगैरह देखा? नहीं? ओके, फेयर ना, पाकिस्तान में नहीं होते ना, तो कोई नहीं। कोई है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, यहाँ बन रहा था 1974 में, एक बन रहा था, वो अभी भी उसका ढांचा जो है कराची के साहिल के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, बड़ा अच्छा। फिर वो उसके बाद अचानक जो है तरीके निज़ाम मुस्तफ़ा की वजह से भुट्टो साहब को पता लगा कि इस्लाम नाफिज करना है, तो उन्होंने फिर वो आइडियाज़ जो है सारे स्क्रैप कर दिए। एनीवेज, गैम्बलिंग के बारे में कहा जाता है, जैसे आपने पत्ते पे लगाए पैसे कि मेरे इतने आ जाएंगे। पत्ते बेसिकली नहीं, मैं बहुत प्योर गैम्बलिंग की तरफ जाता हूँ। प्योर गैम्बलिंग वो है जैसे आपने कहा यार एक सिक्का उछालते हैं, हेड आ गया तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, टेल आई तो तुम मुझे 10 रुपये देना, और हम कोई 15-20 मिनट 50 मिनट हम खेलते रहे। हो सकता है आपने 500 कमा लिया, हो सकता है मैंने, अगले दिन ये होगा तो हो सकता है मैं ज़्यादा कमा लूँ, अगले दिन आप कमा लें। ये एक बहुत प्योर सी एक एक्टिविटी है गैम्बलिंग की। या आप स्लॉट मशीन पे आप चले जाएँ, स्लॉट मशीन या रोलेट मशीन आपने देखी है? रोलेट मशीन जो देखी है वो घूम रहा होता है, फिल्मों में तो देखा ही होगा ना, उसमें आप मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, तो आप कह रहे हैं मैंने किस नंबर पे शर्त लगाई है, तो आप वो बॉल फेंकेंगे, अगर किस नंबर पे आ गई तो आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो पैसे आपके
डूब जाएंगे, ब्लैक जैक है, बेशुमार कैसीनो में 1000 तरह की एक्टिविटीज है। गैमलिंग को कहते हैं अ हाई रिस्क एक्टिविटी, अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का क्या मतलब है? यू एंड अप मेकिंग और हिटिंग अ जैकपॉट, बहुत पैसे मिल जाएं, और यू एंड अप लूजिंग योर शर्ट, जो कि अक्सर जुआरी जो है सब कुछ झाड़ कर निकलते हैं। सो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। मैं आपसे अगर ये पूछूं गैमलिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे? हाई रिवॉर्ड को भी छोड़ दें। व्हाई इज गैमलिंग अ हाई रिस्क एक्टिविटी? दिस इज अ क्वेश्चन एंड यू नीड टू गिव मी एन आंसर जो इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए और जो मेरे क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई कर दे। हाँ, अनसर्टेनिटी है। क्यों है अनसर्टेनिटी? व्हाट इज लक? क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, जो लिखी गई है, यानी आप अगर मैं सिक्का उछालता हूँ और हेड आता है तो ये कहीं आपका ख्याल है कि फरिश्तों ने बैठ के आपसे 4.5 अरब साल पहले लिखा था कि मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठकर एक सिक्का उछालूंगा, वो हेड आएगा या टेल आएगा? ये एक्चुअली लॉय महफूज पे लिखा हुआ है। अल्लाह माफ करे। अच्छा ठीक है, ओके, इसको तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन चले, ये क्या आप इसके लिए कोई एविडेंस दे सकते हैं मुझे? नहीं दे सकते। तो ये आपका बिलीफ है ना, एविडेंस नहीं है ना। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिसकी आप मुझे एविडेंस दे सके और वो एविडेंस टेस्ट हो सके। अगर वो एविडेंस आप नहीं दे सकते तो फिर ये बेसिकली एक बिलीफ है जो कि आपका कुछ हो सकता है, आपके साथ वाले बैठे का कुछ हो सकता है, उसका कुछ हो सकता है। इट हैज़ नथिंग, इट हैज़ नो यूनिवर्सल कॉनिटेशन। ठीक हो गया? तो लक से आगे निकलते हैं। आपने कहा अनसर्टेनिटी है, मैंने पूछा अनसर्टेनिटी क्यों है? इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। मैं सवाल करता रहूँगा जब तक आप मुझे सही जवाब नहीं दे देंगे। सर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिक्के उछालने से क्या लेना देना? कोई कहता है कि मैं ला सकता हूँ, तो वो नहीं लाता तो फिर सर हर वो चीज़ जो आपको या तो आबाद कर या बर्बाद कर दे। आबाद कर दे, बर्बाद कर दे, क्यों? मैं देखें, ये एक इन्फिनिट रिग्रेस नहीं होना चाहिए, बट आई कीप आस्किंग क्यू अ फ्यू टाइम्स व्हाई। हाँ सॉरी, ये माइक में ही ला रहा हूँ। हाँ, क्या नहीं होगा? देखो, हमने फैसला कर लिया कि आप लक के ऊपर खेल रहे हैं, जिसका लक के बारे में आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, लक है, सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों है ये? सर शायद मैं 100% कि मेरा ही आएगा। वो कोई नहीं होता। सर या तो एडिक्शन हो सकता है या थ्रिल हो सकता है। नहीं, एडिक्शन या थ्रिल तो एक बात की बात है ना। मैं तो कह रहा हूँ गैम्बलिंग इज़ अ हाई रिस्क। अब सवाल आप मेरा सुन नहीं रहे। असल में मसला ये है कि आप लोग जवाब, हमारे यहाँ एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम सवाल नहीं सुनते लेकिन जवाब देना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, गैम्बलिंग इज़ अ हाई रिस्क एक्टिविटी। एग्री करते हैं आप इससे? किसी को इख्तलाफ है इससे? नहीं। सो इस्टेब्लिश हो गया एन ओपिनियन, अ फैक्ट दैट गैम्बलिंग इज़ हाई रिस्क। ये हाई रिस्क क्यों है? आखिर क्या चीज़ है जो गैम्बलिंग को हाई रिस्क बनाती है? क्योंकि इसमें आपका लॉस होता है। क्योंकि अगर प्रॉफिट हो तो 100 नहीं, कुछ का प्रॉफिट भी हो सकता है। 50% पॉसिबिलिटी नहीं होती। मैं सिक्का 10 दफ़ा उछालूंगा, क्या 5 दफ़ा हेड 5 दफ़ा टेल आएगा? पॉसिबल कोई 50-50 नहीं है। वो कुछ भी पॉसिबिलिटी। आप इसके साथ खेलते हो सकता है 9 दफ़ा हेड आए, मेरे साथ खेलो हो सकता है 10 दफ़ा हेड आए, हो सकता है 3 दफ़ा हेड आए। प्रोबेबिलिटी है सर। प्रोबेबिलिटी और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑर्गेनाइज नहीं है। सिर्फ 50-50 है। नहीं है 50-50 ना। 50-50 एक दफ़ा में 50-50 है, हर दफ़ा में 50-50 नहीं है। जब आप 10 फ्लिप, आपने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ ही रहा है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेंज होती जाएगी जी। अगेन प्रोबेबिलिटी के मेजर पे भी देयर इज अ प्रॉब्लम है ना। दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी बराबर है, इसका मतलब है आप कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। अगर एक फ्लिप ऑफ अ कॉइन भी है, बारिश होनी है या नहीं होनी, ठीक है। अब मैं आपके लिए ज़िंदगी आसान कर देता हूँ। 99% एक सेकेंड ना, बारिश होनी है या नहीं होनी, हेड आना है या टेल आना है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों स्टेटमेंट्स में एक नेचर है, एक तो आर्टिफिशियल। नहीं ह्यूमन एफर्ट नहीं। हाँ, एविडेंस होता है। उम्मीद उम्मीद तो दोनों सूरतों में है ना। सर हाँ। पहले में एविडेंस को देखा जाता है कि
चले स्लोली आप उस तरफ जा रहे हैं अभी। और दूसरे में पता नहीं कि क्या होगा। क्यों? फर्क दोनों सिनेरियोज में फर्क ढूंढने क्या है? अच्छा, ये क्रिटिकल थिंकिंग है ना, यही क्रिटिकल थिंकिंग है और कुछ नहीं है। मैंने 2 सिनेरियोज दे दिए, दोनों में बात मैं एक ही कर रहा हूँ, बारिश होनी है या नहीं होनी, हेड आएगा या टेल आएगा। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत डिफरेंट सिनेरियोज हैं। क्या फ़र्क है मैं वो पूछ रहा हूँ आपको। हमें पहले से ही बताया गया है कि ये रिस्की है, तो ये ऑलरेडी नहीं। इफेक्ट बन रहा है। बारिश हम प्रिडिक्ट करते हैं सर, मालूम करते हैं मौसम की वजह से सर, उसमें एविडेंस है और क्वीन में सर एविडेंस नहीं है। सर वो ज़मीन की प्लेटें पहले बता देती हैं ना कि इससे हम ज़मीन की प्लेटें बता देती हैं? मतलब उनसे हमें पता चल जाता है क्या बारिश का? यार क्या हो गया, तुम कौन सी जियोलॉजी पढ़ रहे हो जिसमें ज़मीन की प्लेटें बता रही होती हैं तुम्हें कि बारिश होनी है कि नहीं होनी? ऐसे तो ना करो ना यार। टेक्टोनिक प्लेट्स का बारिश से क्या लेना देना? हाँ, उस ज़लज़ले और बारिश में तो मिस कर, 2 चीज़ें आपस में। अच्छा चले, आपने एविडेंस का लफ्ज़ यूज़ किया। एविडेंस से ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और लफ्ज़ है जो शायद आपको चीज़ समझने में मदद दे। दैट सिंपल वर्ड इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ रॉन्ग विद गैम्बलिंग? यू हैव नो इन्फॉर्मेशन। आपको नहीं पता कि अगली दफ़ा हेड आएगा या टेल आएगा, अनलेस आपने सिक्का जो है वो ढाला इस तरह हो कि हर दफ़ा हेड आना हो तो और बात है। नाउ यू हैव सम इन्फॉर्मेशन। आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से गैम्बलिंग एक हाई रिस्क एक्टिविटी है। द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मेक इट अ हाई रिस्क एक्टिविटी। नेक्स्ट स्टेज पे आ जाए। गैम्बलिंग से अगली स्टेज क्या होती है? वी कॉल इट स्पेकुलेशन। उर्दू में आप उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है सट्टा। पश्तो में क्या कहते हैं सट्टे को? हम खेलते ही नहीं है ना सट्टा। क्या? हाँ, उमर कहते हैं। उमर तो कोई और चीज़ नहीं होती। अच्छा चलो, हैं गैम्बलिंग नहीं, मैं स्पेकुलेशन पे आ रहा हूँ। स्पेकुलेशन की कोई एग्जांपल देगा मुझे? स्पेकुलेशन या सट्टे की कोई एग्जांपल? सर ये जो मैचेस में लगाते हैं, जो मैचेस में लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का मैच है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है? किस बेस पे? परफॉर्मेंस, टीम स्ट्रेंथ, पिच कंडीशंस, बॉल। देयर इज इंफॉर्मेशन, बट इज इट कंप्लीट इंफॉर्मेशन? स्पेकुलेशन है। आपने कौन सा स्टॉक खरीदना है ये, चलो मैं एक और मिसाल से आपको, आप किसी को पता है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ पता है? शेयर ट्रेडिंग खरीदना बेचना। ओके, किसी ने खरीदे बेचे हैं कभी? नहीं बेचे, चलो मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज, स्पेकुलेशन में यू हैव सम इंफॉर्मेशन। जब बेटिंग आप कर रहे होते हैं, सो यू आर डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन बट नॉट ऑल द पॉसिबल इंफॉर्मेशन। इसी वजह से क्या होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, कभी बांग्लादेश जीत जाता है। ऑस्ट्रेलिया इवन टीमों के बारे में और मसला हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कौन जीतेगा ज़रा मुश्किल है फैसला करना। बांग्लादेश अफगानिस्तान में अब आजकल कौन जीतेगा मुश्किल हो जाएगा फैसला करना। आप तुक्के लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, बट ये स्पेकुलेटिव है, इट कैन चेंज। द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड बिजनेस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? किसी को बिजनेस की डेफिनेशन पता है? नहीं यार, इतनी मुश्किल नहीं, कोई आसान सी कोई पता है? बिजनेस की कोई थ्योरेटिकल डेफिनेशन? ओके, बिजनेस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। बिजनेस इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। अच्छा, अब आप देखें चीज क्या मिसिंग, चीज क्या कॉमन है तीनों के अंदर? यू कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क। रिस्क कहां से आता है? मैं आपको बिजनेस एग्जांपल से थोड़ा ले जाना चाह रहा हूं क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। रिस्क कहां से आता है? रिस्क की सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन। जूं आप इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएंगे, रिस्क कम होता जाएगा। जूं आपकी इंफॉर्मेशन कम होती जाएगी, रिस्क बढ़ता जाएगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन चीज़ों पे आप यकीन रखते हैं, जिन चीज़ों के आप फैसले करते हैं, आप बता सकते हैं उसमें किस चीज़ के बारे में आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और किस चीज़ के बारे में आपके पास कम इंफॉर्मेशन है? किस चीज़ के बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? लेट्स लुक एट योर डेली लाइफ।
कल आपने, आप पिछले हफ्ते साइंस और रिलीजन आपने पढ़ा? ओके। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन की बेसिस क्या है? थोड़ा और पीछे चलते हैं। ओके चलो मान लेते हैं, लेकिन और पीछे चलते हैं थोड़ा और। Religion is basically divine, yes. Belief in divinity. Divine is what? It's metaphysical, isn't it? Divine is metaphysical, ना? Physical तो नहीं है, या किसी के ख्याल में physical है? आप में से किसी के पास किसी metaphysical चीज के बारे में कोई information है? नहीं है? So does it make it a high risk activity? Is information absent? If information is absent, can you process that information? No. So what you believe is a very, belief जो है ना, belief itself is a very very critical, a very dangerous concept. Because when you start believing something, इसका मतलब ये है कि आप information को वहाँ से निकाल रहे हैं. ये सिर्फ religion से मखसूस नहीं है. आपके कल्चरल बिलीफ्स हो सकते हैं, आपके सोशल बिलीफ हो सकते हैं, आपके एंथ्रोपोलॉजिकल बिलीफ्स हो सकते हैं. लेकिन जब भी लफ्ज़ बिलीफ आ जाएगा तो इसका मतलब है आपने इन्फॉर्मेशन को निकाल दिया है वहाँ से, और इन्फॉर्मेशन को निकालने के बाद आप प्रोसेस करने के काबिल नहीं हैं. इसका मतलब ये है कि वन कैन कन्विंस यू टू डू समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इर्रेशनल. आपसे बड़े अच्छे काम भी कराए जा सकते हैं, आपसे एट्रोसिटीज़ भी कमिट कराई जा सकती हैं, बिकॉज यू आर अनएबल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते. ये एक मसला है, ठीक है, एक ये मसला है. अगले मसले की तरफ चलते हैं. जिंदगी में आप फैसले, कोई भी फैसला आप करते हैं, एनी डिसीजन, उसकी बुनियाद क्या होती है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ अ डिसीजन? हाँ, नहीं, अब उससे बाहर आ जाए, आगे आ जाए. कोई भी डिसीजन सोच, अच्छा कोई डिसीजन बताएं मुझे, 3 4 5 डिसीजन बताएं कोई से जो आपने पिछले 1 साल में लिए हो. एक्चुअली तो रोज़ का डिसीजन होता है. मैंने शर्ट कौन सी पहनी है, ये भी एक डिसीजन है. मैं डिग्री कौन सी करनी है, ये भी एक डिसीजन है. मैंने मोटरसाइकिल लेनी है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल कितना डलवाना है, ये भी एक, एवरीथिंग इज अ डिसीजन. डिसीजन की बुनियाद क्या होती है? सर माइंड को बनाना, थिंकिंग करना. नो, डिसीजन की एक ही बुनियाद होती है. बाकी सारी बातें जो है ना वो आपकी मिस जजमेंट है या आपका ख्याल है. सिर्फ एक ही बुनियाद होती है, इसलिए उसका एक ही जवाब है. हाउ डू यू मेक अ डिसीजन? सोचें. ये वो बात, ये बड़ी आम सी बातें हैं, शायद आपसे नहीं की किसी ने. चले मैं कर रहा हूँ. हाँ, सिर्फ बेनिफिट्स. हाँ, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बेनिफिट्स. अभी तक सिक्योरिटी. देयर इज ओनली वन डिसीजन, देयर इज ओनली वन बेसिस फॉर एवरी डिसीजन इन योर लाइफ. और मैं चैलेंज करूंगा और आप मुझे साबित करेंगे मैं गलत कह रहा हूं, ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है. सारे फैसले सर्वाइवल के लिए नहीं होते. ओके, हाँ, क्या आपस कुछ और बात की? अभी यही बात कर लेना, कुछ और बात कर लें. हाँ जी, कंफर्ट, बेनिफिट, इंटरेस्ट, ये कहीं कहीं आप हैं पास, लेकिन अभी तक आप डिसीजन की मुझे बेसिस नहीं बता सके. यस, मतलब वही बात आप कर रहे हैं ना जो वो कर रहे हैं. Risk for losing and hope for achieving something. रिस्क लंबा हो गया, छोटा करो इसे. हाँ, वो तो मैं बता ही दूंगा जाहिर है. बेटर चॉइस सर. आप में से किसी ने मार्केट की डेफिनेशन पढ़ी है कभी जिंदगी में? मार्केट इज अ प्लेस वेयर, कोई पढ़ी है डेफिनेशन किसी ने? कोई बताएगा क्या डेफिनेशन है? सर मार्केट में बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और चीज़ सेल होती है. मार्केट इज अ, चले आपकी डेफिनेशन को मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता हूँ.
मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ओके. मैं आपसे कहता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज की जो इतनी बड़ी टर्म है, इसकी जगह एक लफ्ज लगा दें. कमोडिटीज. नो, सोचे, जल्दी बहुत है जवाब देने की. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बजाय मैं कहता हूँ इसकी जगह कोई एक लफ्ज लगाएं जो इसको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना दे. आज की दुनिया में मार्केट किसी फिजिकल प्लेस का नाम नहीं है. हाँ, ट्रांजैक्शन. मार्केट इज अब सोचो जुमला क्या बनेगा. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन. नहीं, एक्सचेंज इटसेल्फ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन असल में ट्रांजैक्शन किस चीज की होती है? ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं हो रही होती. ट्रांजैक्शन किसी और चीज की हो रही है. वो किस चीज की ट्रांजैक्शन है? नहीं, नो, नो. हाँ, सॉरी, आप जोर से बोलो थोड़ा. इतने तुम भारी भरकम आदमी हो, आवाज तुम्हारी इधर आ नहीं रही मुझे. हैं? तुम थे? अच्छा, होंठ उसके हिल रहे थे, बोल तुम रहे थे. तुम लिप सिंकिंग करते हो मिलके क्या? हाँ, हैं? डील्स? नहीं, डील्स नहीं. हाँ, सारी बातें मुझे ही बताने हैं आखिर में यार. क्या ये तो बड़े अफसोस. क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट for exchange of goods and services. I want you to replace goods and services with one single word. अभी जवाब, सवाल खत्म नहीं. जवाब, हाँ, ये इंटरेस्ट तो पहले भी कह चुके हो. देखो, जो बातें पहले कह चुके हो वो तो खत्म होगी ना, तो अब कोई नया लफ्ज सोचना है तुम्हें. कंसिडरेशन, बेटर वर्ड बट नॉट द राइट वर्ड. नीड इज अ गुड वर्ड बट वंस अगेन नॉट द राइट वर्ड. इत्मीनान को अंग्रेजी में ट्रस्ट कहते हैं. चलो, हाँ, उर्दू अंग्रेजी का मसला नहीं है भाई. हाँ, ओके, मैं बता देता हूँ, फिर ये बड़ी लंबी हो जाएगी, अंधेरा भी हो जाएगा. आप मुझे बताइएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें कितनी आपको बात समझ आती है. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू. अनलेस देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, दुनिया में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती. अब मैं एक और जुमला आपको समझाता हूँ. अगेन, ये आपकी बेसिस बनाती है सोचने की ना. मैं कहता हूँ कि दुनिया की हर ट्रांजैक्शन म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है. म्यूचुअली बेनिफिशियल का मतलब है कि ट्रांजैक्शन में दोनों साइड्स को फायदा हो रहा है. क्या आप इसके खिलाफ मुझे कोई मिसाल दे सकते हैं? आप कहते हैं नहीं सर, ये हर ट्रांजैक्शन तो म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं होती ना. गिव मी एन एग्जांपल व्हिच नेगेट्स दिस वेरी नोशन. गिफ्ट में क्या? अच्छा, चलो गिफ्ट, आओ गिफ्ट को डाइसेक्ट करते हैं. हाँ जी, गिफ्ट में क्या होता है? एक पार्टी बेनिफिट लेती है तो दूसरे को नुकसान होता है. तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है यहाँ पे? सभी मेरे दोस्त. कोई अच्छा दोस्त? अब गहरा लंगोटिया यार कौन है तुम्हारा? ये नाराज हो जाएंगे सर. इतना तू पॉपुलर ना, तू बता ना यार, कौन है तेरा अच्छा सबसे? दोनों है सर, दो सारे मेरे दोस्त. अच्छा, चलो, अकड़ बकड़ बम्बे वो करके एक सिलेक्ट करो. मतलब ये साइड वाला ये क्या नाम है तुम्हारा? शमसुद्दीन. सालगिरह कब हुई थी तुम्हारी? 10 अक्टूबर अभी हुई है. इसने क्या गिफ्ट दिया तुम्हें? तो पता ही नहीं. अच्छा, अगर पता होता तुम्हें तो तुम क्या गिफ्ट देते इसे? ईमानदारी से बताना आज. चलो, कुछ देना ही पड़ जाता. को बहुत शर्मा शर्मी में, यार नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. सर कोई भी चीज़ है जो, मतलब समोसा खिला देते कैंटीन ले जाके, क्या गिफ्ट? मैं किताब दे देता. किताब दे देते. कितने तक की? जो मैंने पढ़ी वो मुझे अच्छी लगी तो. मतलब जो खरीदी ना हो, जो मेरे पास यूज में हो. तुम में से किसी की मंगनी शंगनी हुई है? किसकी हुई है? कौन? मंगेतर को कभी कोई गिफ्ट दिया है? क्या है यार, शर्माने के दिए? क्या दिए अगर बता सकते हो? ग्लोब जिसमें पानी होता है, वो जो बटन से. अच्छा, कितने का आया था? 5,000. 5,000 का.
इसमें से किसी की सालगिरह हो तुम उसे ग्लोब दोगे 5,000 रुपए का? क्या फ़र्क है? मंगेतर को 5,000 का गिफ्ट दे रहा है, तुम उसे किताब देने को तैयार नहीं हो अपने अच्छे दोस्त को। क्या फ़र्क है दोनों ट्रांजैक्शंस में? वैल्यू का फ़र्क है भाई। देखिए, आप ये समझने की कोशिश करें कि जब आप गिफ्ट दे रहे हैं, अच्छा अब आ गया डिसीजन। डिसीजन क्या है? मंगेतर की सालगिरह और तुम्हारा क्या नाम था? शमसुद्दीन की सालगिरह अगर एक ही दिन पड़ रही है तो किसे गिफ्ट देना है और कितने पैसों का गिफ्ट देना है, ये डिसीजन है। इस डिसीजन में एक चीज़ है वैल्यू, दूसरी चीज़ क्या है? अभी मैंने नाम लिया, दोनों को दिया फिर। एक चीज़ है वैल्यू, दूसरी चीज़ क्या है? अभी मैंने लफ्ज़ बोला है 1.5 मिनट पहले। वैल्यू को किसी से कंपेयर कर रहे हो? वैल्यू क्या है? अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में तुम गिफ्ट दे रहे हो, उसमें वैल्यू क्या है? वैल्यू प्रोपोजिशन, पहले वैल्यू प्रोपोजिशन का फैसला करते हैं ना। व्हाट इज वैल्यू? सर द थिंग है वैल्यू सर। नहीं, गिफ्ट तुम दे रहे हो, वैल्यू क्या है इस ट्रांजैक्शन में? शमसुद्दीन और मंगेतर दोनों को गिफ्ट देने, वैल्यू क्या है? वैल्यू शमसुद्दीन है मेरे लिए सर, ये वैल्यू। वो तो तुम्हारे लिए कख वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू क्या है फिर बताओ। वो उसकी वैल्यू हमने डिटर्मिन कर ली, तुम्हें पता भी नहीं उसकी सालगिरह कब गुजरेगी। हाँ बताओ, वैल्यू कुछ और है। क्या वैल्यू? इमोशन नहीं, थोड़ा सा यार कुछ डालो, कोई रोमांस डालो उसके अंदर, कोई थोड़ी वो डालो। बताओ वैल्यू क्या है? इमोशंस। तुमने जब ग्लोब दिया खुद से दिया था? ओहो, अच्छा, सारा सिनेरियो ही फेल हो गया। अच्छा है, सख्ती होती है। चलो पहुंचाया था तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्लोब देख के? ओके, क्या हो रहा है? वैल्यू क्या है? शमसुद्दीन के चेहरे पे आने वाली मुस्कुराहट या खुशी, ठीक है, या मंगेतर की तरफ से कुछ रेसिप्रोकेट होना, ये वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू के लिए आप कुछ कर रहे हैं। अच्छा, वैल्यू का मतलब ये नहीं कि वैल्यू को आप कोई तराजू में तोल सकते हैं कि इतने किलो की वैल्यू होगी या इतने पैसों की वैल्यू होगी। वैल्यू के बहुत से तरीक़ेकार हो सकते हैं उसको जज करने के, लेकिन वैल्यू को आपने किसके साथ कंपेयर किया है? असल मसला क्या है बीच में? ये सारी कहानी मैंने स्लाइड डाल, सोचो अब मैं वैल्यू को किसी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ? नहीं, डिसीजन हो गया। डिसीजन में वैल्यू डिटर्मिन कर ली, वो भी मैंने बताई है तुम लोगों को। इसको भी वैल्यू मैंने बताई है, तुम्हें ही वैल्यू मैंने बताई है। शर्म का मुकाम, तुम्हें खुद वैल्यू पता होनी चाहिए। 5,000 का तुम गिफ्ट दे रहे हो। हाँ, वैल्यू के बाद वैल्यू को मैंने कंपेयर किस चीज़ से किया है? हाँ, नॉट रिटर्न। वैल्यू को मैंने सारे जवाब मैं ही दे देता हूँ। वैल्यू को मैंने कंपेयर किया है प्राइस से। फॉर एवरीथिंग दैट जनरेट्स वैल्यू यू पे अ प्राइस। करते हो? आप में से कितने लोग, पता नहीं इस सवाल का जवाब अगर ना देना चाहो तो ना देना, कितने लोग 5 वक्त की नमाज, चलो एज्यूमिंग कि आप सारे मुसलमान हैं, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, आप किसी बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो में लेकर जाना चाह रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आप बड़े स्पेक्ट्रम में समझ। कितने लोग नमाज पढ़ते हो 5 वक्त की? एक। हाँ, अरे यार ठहर जाना, अभी 5 वक्त पे आ जाना। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, ठीक है। आप में से कौन है जो जिसने आज कोई नमाज नहीं पढ़ी? चलो पीछे का नहीं पूछता, कोई एक बंदा, मैंने नहीं पढ़ी। क्या तुमने? ओके, आपसे मैं पूछूं, ओके, आप भी मुसलमान हैं, लेट्स से आप भी मुसलमान हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम एज्यूम कर लेते हैं। रिलीजन मेरा टॉपिक नहीं है आज के दिन, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट उस पर अभी नहीं बात कर रहे। नमाज क्यों पढ़ते हो? अल्लाह की रजा के लिए। ये तुम्हारे लिए वैल्यू है? नमाज की कोई वैल्यू होगी ना? नमाज की प्राइस क्या है? हर चीज की प्राइस होती है भाई। वैल्यू मैंने डिटरमिन कर ली और मान ली तुम्हारी बात, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई मंदिर में जाके घंटा बजा रहा है, वो भी भगवान की रजा के लिए कर रहा है। कोई चर्च में कर रहा है इबादत, वो जीसस की रजा के लिए कर रहा है, मान ली ये बात, ये वैल्यू है आपके लिए। आपने वैल्यू जितनी मुजर्रद है, जितनी एब्स्ट्रैक्ट है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, बट है वैल्यू। मैं पूछता हूँ, इज देयर अ प्राइस? टाइम, फेयर इनफ, गुड इनफ एक्चुअली। टाइम इज द प्राइस। 5 मिनट है ना तुम्हारे, उसमें तुम नमाज पढ़ते हो। वाई अब आप सोचें, ये वो प्राइस पे करने को तैयार क्यों नहीं और तुम वो प्राइस पे करने को तैयार क्यों हो?
थिंक अबाउट इट। टाइम तो पाकिस्तानियों के पास जो चीज़ वाहिद है वो टाइम है। ठीक है, आप वो एक मैं उसकी पढ़ रहा था कहीं पे, एक सिफारतकार की याददाश्तें थी। उसने कहा मैं फंस गया उधर ना, सिग्नल ये नहीं होता रेलवे का फाटक, तो फाटक बंद हो गया तो लंबी लाइन लग गई। इतनी देर में देखा एक बंदा पीछे से चीरता हुआ ट्रैफिक की सफ़ों को आया, साइकिल उसने कंधे पे उठाई, इसको फांदा, उसके ऊपर से इसके ऊपर से करके गेट के ऊपर से टाप के उस तरफ चला गया कि किस तरह, और ट्रेन बस यूं गुजरी और वो निकल गया। मैंने कहा यार कोई बहुत ही इमरजेंसी होगी जो इस तरह ये भागा और ये एक था। कहता थोड़ी देर बाद सिग्नल खुल गया, ट्रैफिक खुल गई, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जिस तरह होता है आगे सामने फंस जाती हैं गाड़ियाँ, फंसी नहीं बड़ी मुश्किल से। कोई कहता है आधे पौने घंटे बाद ट्रैफिक क्लियर हुई तो हमारी गाड़ी वहाँ पटरी से कहता है 100 गज आगे गया तो देखा वही बंदा जो साइकिल फलांग के लेकर गया था वो वहाँ खड़ा बंदर का तमाशा देख रहा था। सो एवरीबडी हैज़ टाइम, टाइम बड़ा है भाई। वो बेशक बंदर का तमाशा देखने के लिए, लेकिन गाड़ी के लिए नहीं रुकना, वो अलग बात है। ठीक है, वैल्यू प्राइस वहाँ पर भी। कौन था, किसने नमाज नहीं पढ़ी आज? कोई? चलो हाँ, सिर्फ एक बंदा, बाकी सबने पढ़ी। हाँ बताओ क्यों नहीं पढ़ी आज नमाज? तुम्हें वैल्यू नहीं समझ आती। ठीक है, आप में से कोई एक शख्स जो किसी एक गिवन टाइम पे नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा क्या होता है, आप में से बहुत से लोग हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, ये वो बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ बैठे आप नहीं पढ़ रहे, इसे हर एक के लिए वैल्यू और प्राइस चेंज हो जाती है। ठीक है, कौन वो ट्रांजैक्शन करने में इंटरेस्टेड होगा? जहां आप ट्रांजैक्शन कब करने में इंटरेस्टेड होंगे? जब वैल्यू तो हर एक को पता होती है। देखो मैंने इससे पहले एक और स्टेटमेंट दी थी, मैंने कहा था कि हर ट्रांजैक्शन म्यूचुअली बेनिफिशियल होती। मैंने आपसे कहा था, मैं अभी थोड़ी देर डिस्कशन को यहाँ रोकता हूँ, मैं वापस अपने सवाल पे जाता हूँ। आप में से कोई मुझे एक मिसाल दे सकता है किसी ऐसी ट्रांजैक्शन की जो आपने ज़िंदगी में कभी होती देखी हो जिसमें एक को फ़ायदा और एक को नुकसान हुआ? उसने तोहफे की मिसाल दी थी, वो हमने निकाल ली कि तोहफा मंगेतर को क्यों महंगा दोगे, नुकसान क्यों करो, और दोस्त को सस्ता क्यों दोगे। हमने वैल्यू और प्राइस का कंपैरिजन कर लिया। कोई ट्रांजैक्शन आपकी समझ में आती है जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ना हो, जिसमें एक पार्टी को फ़ायदा एक को नुकसान हुआ? डैमेजेस क्लेम करें अदालत में किसी के खिलाफ, हाँ तो डैमेजेस को पे करेगा, जाहिर है जिसको किए जाएंगे, ना पे करे तो क्या होगा? उसको नुकसान होगा। नहीं, पे करे तो नुकसान होगा, ना पे करे तो नुकसान होगा। पे करने से भी नुकसान होगा, नहीं करने से ना पे करने तो क्या करेगा? वो पे करेगा या नहीं करेगा? अगर दोनों नुकसान है वो उस पर डिपेंड करता है वो वैल्यू किस चीज़ को देता है। तो भाई फिर वही बात आ गई ना, क्या ट्रांजैक्शन म्यूचुअली बेनिफिशियल हुई कि नहीं हुई? आपके पास दो ऑप्शन है, आप 2 लाख रुपए दे दें या 2 साल के लिए जेल में चले जाएं। आप 2 लाख रुपए दे देते हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है इसमें मेरा फायदा है कंपेयर टू द अदर ऑप्शन विच इज गोइंग टू द प्रिजन फॉर 2 years। जी आप में से किसी ने हाथ उठाया था? हाँ सर, अगर देखा जाए इधर पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अगर हम कोई चीज़ मंगवाते हैं हाँ तो वहाँ पे सर जो चीज़ वहाँ पे ऑनलाइन वो लोग प्रोडक्ट कोई भी चीज़ हो ठीक है, अगर वो देते हैं, लेकिन वहाँ पे वही प्रोडक्ट जो चीज़ हम मंगवाते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते तो चीज़ वही नहीं होती, हो गया। वो फ्रॉड होते हैं सर उसमें। हो गया ये। अच्छा अब आप एक और, ये इसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब ये क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में हाइंडसाइट। आप कहते हैं यार ये जो काम मैंने, अच्छा आप में से, चलो मैं अगेन चूंकि डिस्कशन थोड़ी सी फैलती जा रही है तो थोड़ा सा हम फैला देते हैं, कोई मसला नहीं। आप में से कितने लोग हैं, अब आपकी उम्र 23 साल है, बट आपने ज़िंदगी में डिसीजन लिए होंगे, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें अपने किसी डिसीजन पे, कोई भी डिसीजन पे रिग्रेट है? 1 2, बाकी किसी को कोई रिग्रेट नहीं है ज़िंदगी में? मैं पूछूंगा नहीं क्या डिसीजन, ठीक है, मैं नहीं पूछता। रिग्रेट्स है। व्हाट इज अ रिग्रेट? अभी तुमने ऑनलाइन ऑर्डर दिया, चीज़ गलत आ गई, रिग्रेट के ऑनलाइन ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, रिग्रेट है ना। चलो और कोई रिग्रेट, कोई रिग्रेट जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना रिग्रेट, और सेम। अबे यार कुछ नया रिग्रेट अब बताओ ना एक, ये सब में कॉमन हो गया। अगला रिग्रेट, हाँ क्या किए? पछता रहे हो? शादी कर लो फिर पछता एक ही दफा प्रॉपर पछताए ना। अच्छा हाँ, क्या? मैंने जाना था लाहौर सर, हाँ तो उससे एक दिन पहले सर मैं चला गया हूँ दोस्त के पास, मतलब F7 में जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं उसको पछता रहा हूँ कि मैं क्यों। गुड, अच्छा चलो ये इंटरेस्टिंग मैं वो करता हूँ। लेट्स सी, ये हम इस वाक़े को थोड़ा सा फैलाते हैं, आपके वाक़े को एग्जांपल लेके आगे चलते हैं। कब हुआ है एक्सीडेंट आपका? ये सर
2 वीक पहले, कोई तारीख बताओ ना। 11-12 तारीख। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, समझे मेरे हाथ में एक पावर है या मेरे पास एक टाइम मशीन है, मैं टाइम मशीन में आपको दोबारा, या टाइम मशीन को मैं फिराऊं तो वक्त का पहिया जो है उल्टा घूमेगा और सुबह दोबारा 11 तारीख का सूरज तल्लू हो जाएगा। ठीक है, 11 तारीख का सूरज तल्लू हो गया, F7 जाओगे नहीं जाओगे? मैं कहूं जाओगे तो मैं गलत हूं या तुम गलत हो? मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि सर क्यों नहीं जाओगे? एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं एक्सपीरियंस कैसे हुआ? वक्त तो मैंने तो वक्त वापस कर दिया। वही सर होगा, लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं है तुम्हारे पास भाई। वक्त खत्म हुआ जब वो मैंने जब पीछे 13 दिन मोड़ दिए तो 13 दिन की हर चीज मोड़ दी ना। अब तो एक्सपीरियंस तुम्हारे पास कुछ नहीं है। 11 तारीख का सूरज तल्लू हो गया, F7 जाओगे नहीं जाओगे? हाँ जाओगे ना? दोबारा एक्सीडेंट कराओगे? होगा, क्यों नहीं कराएगा भाई? स्टोरी क्या है इसके अंदर? याद रखिएगा, रिग्रेट होना एक नफ्सियाती इशू तो हो सकता है बट रैशनल नहीं है। जिंदगी में आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो सही डिसीजन होता है, ये बड़ी स्टेटमेंट है। लेकिन रैशनल थिंकिंग हमें ये बताती है कि हमारा हर डिसीजन सही डिसीजन होता है। इन द हाइंडसाइट हम उसे गलत या सही कह सकते हैं। कब? जब हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई है। जिस वक्त तक आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे आप कभी गलत डिसीजन नहीं लेते। आपके पास आज के इंफॉर्मेशन का एक इशू और है, इंफॉर्मेशन कभी कंप्लीट नहीं होती। क्यों? बिकॉज देयर इज नो पास्ट। एक्चुअली पास्ट कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता। वक्त गुजर रहा है और हर लम्हा आप एक नई चीज सीख रहे हैं और ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। आप वक्त को कहीं रोक के ही नहीं कह सकते कि आज के वक्त की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। बाय द टाइम यू टेक द डिसीजन और इंफॉर्मेशन अराइव हो चुकी होगी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लिया, आप में से बहुत से लोगों को रिग्रेट है, क्यों लिया? आप मैं पूछूं तो आप वापस जाएंगे, आप सोचेंगे यार उस वक्त क्या मेरे पास वजूहात थी। अगर वही वजूहात, वही सर्कमस्टेंसेस, वही सेट मैं आपको दोबारा दे दूं, आप दोबारा 100 बार, 4 बार, 4000 बार इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लेंगे। जो लोग खुदकुशी करते हैं, आपको पता है बहुत से लोग खुदकुशी करते हैं, बच जाते हैं। और एक साइकोलॉजिकल स्टडी है कि उसमें से अक्सर लोग दोबारा कभी खुदकुशी अटेम्प्ट नहीं करते बिकॉज सच अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस फॉर देम। लेकिन जिस वक्त उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की होती है उस वक्त तक उन्हें वो सबसे बेहतर डिसीजन लग रहा होता है। वो ऑनर की वजह है, वो शेम है, वो कोई वजह हो सकती है, बट उस वक्त तक उन्हें लगता है कि अपनी जिंदगी लेने से बेहतर चीज इस वक्त मेरे लिए कोई नहीं है। सो ऑल डिसीजंस आर राइट डिसीजन। व्हेन एवरी डिसीजन इज राइट डिसीजन, सो देयर कैन नॉट बी अ लॉस और प्रॉफिट सिनेरियो। यू ओनली मेक अ डिसीजन व्हेन इट इज गिविंग यू बेनिफिट। जब वैल्यू प्राइस से ज्यादा होगी आप तब डिसीजन लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और एग्जांपल आपको एक और छोटी सी देकर बताता हूं, अगर आप बोर नहीं हो रहे। मुझे बता दीजिएगा मेरे पास कितना टाइम है। टाइम। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग है सब्जेक्ट है जो मैं पूरे सेमेस्टर पे किस जमाने में पढ़ाया करता हूँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्क्वीज एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जब ये एक दफा आपकी बेसिस स्टैब्लिश हो जाती है, देन वी कैन डिस्कस रिलीजन एंड वी कैन डिस्कस सोशियोलॉजी एंड वी कैन डिस्कस सोशल इंटरेक्शन एंड वी कैन डिस्कस कल्चर एंड वी कैन इवन डिस्कस फिलोसफी। छोटे लेवल के ऊपर पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन बेसिस स्टैब्लिश होने की जरूरत है। आपको किसी ने मोटरसाइकिल खरीदी है आप में से कभी? यूज मोटरसाइकिल? ओके, खरीदी है आप यूज मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं या गाड़ी खरीदने जाते हैं। मोटरसाइकिल की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? आपको मोटरसाइकिलों के बारे में कुछ पता नहीं है तो खास ऐसा, ठीक है? लेकिन आप जा रहे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर एक टैग लगा हुआ। अब जिस बंदा बेच रहा है उसको इख्तियार है कि वो जो मर्जी टैग लगाए। वो CD70 के ऊपर 25 लाख का टैग लगा दे, को मना तो नहीं कर सकता ना। बट फर्ज कर ले उसने कोई 1 लाख, कितने की आती है 70 आजकल? नहीं, 1,25,000 की, ठीक है? आपकी यूज 70 है, वो फर्ज कर लीजिए 80,000 का उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ। आप खरीदने से पहले क्या करेंगे? अगेन, क्या आप वैल्यू जज कर सकते हैं? तो होता क्या, आप मोहल्ले में किसी एक मैकेनिक को, किसी छोटे को, किसी को पकड़ के ले जाते हैं कि यार जरा स्टार्ट करके देख ले, साइलेंसर से आवाज ठीक आ रही है, इंजन ठीक है, प्लग ठीक है,
पहिए ठीक है, टेढ़े तो नहीं है, मडगार्ड लगा हुआ है, फला फला फला, वो कर कुर के आपको कहता है यार ये जो 80,000 इसका लगा हुआ है ना टैग, अब वो क्या पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी सिर्फ एग्जिस्ट करती है। वो ये कहेगा कि ये 75,000 की है, ये 80,000 की है, या ये 85,000 की है। वो आपको ज्यादा बता सकता है, कम बता सकता है, या बराबर बता सकता है, जो कि बहुत रेयर हो। अगर वो आपको बताता है कि इस गाड़ी की वैल्यू, अब वो वैल्यू बता रहा है आपको 75,000 रुपए, आप क्या करेंगे? खरीदेंगे? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है। किस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है प्राइस टैग 80,000, आपका मैकेनिक कह रहा है 75,000 से ज्यादा की मोटरसाइकिल नहीं है, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। कब नहीं खरीदा? वैल्यू प्राइस से कम है। नमाज के लिए 5 मिनट जा रहे हैं, आपके लिए लगता है 5 मिनट कौन जाया करे नमाज पढ़ने, क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ रहा है, वैल्यू आपकी प्राइस से कम है। दूसरी चीज वो कहेगा यार ये 80,000 ठीक है, इस यही वैल्यू है ना, इससे ज्यादा है ना इससे कम है। अब क्या होगा? खरीदोगे? हो सकता है खरीद लो, हो सकता है, इससे कहते हैं इनडिफरेंट हो जाना। लिया तो कोई फायदा नहीं, ना लिया तो कोई नुकसान नहीं, आए 2-4 और गाड़ियां देख लेते हैं, हो सकता है बिल्कुल। यू बिकम इनडिफरेंट और यू माइट बाय कि चलो ठीक है यार, अब कौन टाइम जाया करे, डिपेंडिंग ऑन। अब आ जाइए उसकी तरफ। अब तीसरी सिचुएशन वो कहें ये 85,000 की है मोटरसाइकिल, खरीदोगे? वैल्यू 85,000 है, वैल्यू 85,000 है, वो बेच 80,000 की रहा है, आप फौरन खरीद लोगे। आपकी तरफ से जो डिसीजन है इसका बिल्कुल रिवर्स डिसीजन वो बंदे का है जिसकी वो बाइक बिकने आई थी। वो 80,000 की बेच रहा है, ठीक है, और वो किससे कंपेयर कर रहा है? वो भी ये उसे वैल्यू मिल रही है और प्राइस से कंपेयर कर रहा है। तो जहां आपका सेल डिसीजन है वहां उसका बाय डिसीजन है, जहां आपका बाय डिसीजन है वहां उसका सेल डिसीजन है, और दोनों हाथ उस वक्त मिलाओगे जब दोनों को फायदा नजर आ रहा होगा। आप प्लॉट लेते हैं, आपके वालिद का ऑपरेशन हो रहा है, प्लॉट आपने 10 लाख रुपए का लिया, आपने 5 लाख रुपए का बेच दिया, लगता है नुकसान का सौदा किया, लेकिन नुकसान का सौदा नहीं है, बिकॉज ऑन दैट डे 5 लाख रुपए की वैल्यू 10 लाख रुपए से कहीं ज्यादा है। सो दीज आर द डिसीजन दैट यू टेक इन योर लाइफ। You cannot have regrets. You cannot take decision when information is not available. So आप डिसीजन किस बुनियाद पे लेते हैं? आप डिसीजन लेते हैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन वो होती है जो लम्हे मौजूद में आपके पास अवेलेबल है। ये इंफॉर्मेशन कभी कंप्लीट नहीं होती, आपको ये भी याद रखना है। इसलिए एवरी डिसीजन इज अ क्वालिफाइड डिसीजन। ये मसाइल है आपके। अब सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी में किन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने देते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग को। जिन फैक्टर्स को आप इन्फ्लुएंस करने देते हैं, क्या वो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं या वो नॉन क्रिटिकल फैक्टर्स हैं? मिसाल के तौर पे प्यू का एक सर्वे हुआ था 2012 में। प्यू एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में सर्वे कराती है। उन्होंने कहा, अब ये थोड़ी सी हार्श स्टेटमेंट है बट हुआ ये सर्वे ना, ये अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो फैक्चुअल बातें, हम इस वक्त फलसफा डिस्कस नहीं कर रहे, साइंस और रिलीजन का तकाबुल नहीं कर रहे। बट उन्होंने कहा कि हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट रिलीजन प्लेज अ रोल इन योर एवरीडे डिसीजन मेकिंग। ये सवाल है। आपने बांग्लादेश में जाके पूछा, आपने बोट्सवाना में पूछा, घाना में पूछा, अमेरिका में पूछा, लक्समबर्ग में पूछा, स्वीडन में पूछा, और फिर आपने एक रैंकिंग बना दी। आपने कहा यार ये मुल्क है जहां 90 से 95%, 98%, 97% लोग जो है उनकी डेली बेसिस की डिसीजन मेकिंग के अंदर रिलीजन इज अ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। ये वो है जहां 10%, 12%, 14% ये नीचे है। अच्छा, देन यू कंपेयर। अच्छा, वो ये अवेलेबल है, आप आज जाएंगे विकिपीडिया पे प्यू का सर्वे ऑन रिलीजन सर्व कर लीजिएगा। मैं अपने पास से आपको कोई चीज नहीं बता रहा। आप मजे की बात यह है कि उसमें आप टॉप 10 ममालिक निकालें जहां रिलीजन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, तो ये वो टॉप 10 ममालिक हैं जहां हैप्पीनेस इंडेक्स लोएस्ट है, जहां क्राइम रेट हाईएस्ट है, जहां जीडीपी लोएस्ट है, जहां मसाइल का सामना करने वाले कौन से मुल्क हैं? यमन है, उसके अंदर पाकिस्तान है, उसके अंदर बांग्लादेश है, उसके अंदर दैट मैटर अमेरिका इज हाई ऑन दैट लिस्ट। अमेरिका में भी रिलीजन है, बाइबल बेल्ट है पूरी, बहुत डिसीजन लिए जाते हैं उस बुनियाद पर। तालीम का मेयार कम है, इशू है। ये कोरिलेशन है जो कि स्टैटिस्टिकली मौजूद है आपके पास। अब मैं आपसे कहूं कि इस कोरिलेशन की बुनियाद पे आप क्या डिसीजन ले सकते हैं या क्या इन्फर कर सकते हैं, तो आप क्या इन्फर करेंगे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज रिलीजन अ प्रॉब्लम? एक्चुअली नॉट। रिलीजन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम क्या है? when religious thinking prevails,
or it becomes part of decision making. The problem is making something which is not based on critical evidence based information part of your decision making process. छोटा बच्चा, आप घर में जाइएगा, आपके घरों में को 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का बच्चा होगा, वो दिन भर में 100 सवाल करता है. आप उन 100 सवालों के उससे क्या जवाब दिए जाते हैं चेक कीजिएगा. He has very very strange questions. चूटियां क्यों चल रही हैं, चूटियां आपस में क्यों टकराती हैं चलते हुए, सवाल है. ठीक है, सितारे क्यों मूव कर रहे हैं, रोशनी क्यों हो रही है, सुबह क्यों हो रही है, रात क्यों हो रही है, दिन क्यों हो रहा है, आग हाथ क्यों जला रही है. आप उन्हें सवालों के जवाब दे रहे हैं. कौन जवाब दे रहा है? बाप जवाब दे रहा है, बड़ा भाई जवाब दे रहा है. ये दुनिया भर का मसला है. हाफ द टाइम यू डोंट गिव एन आंसर, यू गिव हिम अ शट अप कॉल. ये सवाल पूछने के नहीं है. हाफ द टाइम यू डोंट रियलाइज व्हाट इज द आंसर दैट यू आर प्रोवाइडिंग. देखिए, बच्चे के लिए एक क्रिटिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसका बाप या उसका बड़ा भाई, जो भी उसकी फैमिली में उसको एजुकेट कर रहा है, वो है. और वो उसकी बात को आंखें बंद करके ना सिर्फ मान लेता है बल्कि उस पर यकीन भी कर लेता है. मिसाल के तौर पे आप बच्चे को कहते हैं सर्दियां हैं, हीटर को हाथ नहीं लगाना, हाथ जल जाएगा. छोटा बच्चा है, नहीं. अच्छा, एक आध दफा गलती से हाथ लगा भी लेता है तो हाथ फौरन जल जाता है. एक्सपेरिमेंट हो गया, उसे पता लग गया कि ये सच बोलने वाला शख्स है. वो एज्यूम करता है कि जो सारी बातें कर रहा है ये सच बातें. अब आप क्या करना शुरू करते हैं? यू स्टार्ट टीचिंग हिम एब्स्ट्रैक्ट्स. एब्स्ट्रैक्ट या मुजर्रद तस्वुरात वो हैं जिसके लिए कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट अवेलेबल नहीं है. और वो क्या करता है? उन्हें वो सच मानना शुरू कर देता है. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस. You over a period of time forget to differentiate between facts and opinion, facts and truths and abstracts. These are the problems. जब आप इन चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं, समझ आनी बंद हो जाती है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी वहां पे फौत हो जाती है. और जिन सोसाइटीज में, अगर आप यूरोप की हम एग्जांपल देते हैं, तो यूरोप की एग्जांपल में ये नहीं है कि आप कहते हैं कि रिलीजन को आप लात मार के बाहर निकाल दें. उन्होंने कहा रिलीजन इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द स्टेट ऑर्गन. रिलीजन और रियासत अलग अलग अमूर पे उस्तवार किए जाएंगे. रियासत का मजहब नहीं हो सकता. अब ये बड़ी सिंपल सी बात है. रियासत का मजहब हो सकता है. रियासत एक बेजान ऑर्गन है, एक सिस्टम है. तो मेरी गाड़ी का भी मजहब होना चाहिए, इस पानी की बोतल का भी मजहब होना चाहिए, इस कैमरे का भी मजहब होना चाहिए. मजहब किसका है? थिंकिंग एनिमल्स का. थिंकिंग एनिमल्स कौन है? इंसान है. बट हाउ कैन यू मेक और सिस्टम आए और सिस्टम को आप, जब आप इस्लाम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब आप बैंकिंग को इस्लाम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब आप फाइनेंस को इस्लाम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह माफ करे अब तो रियाजी और फिजिक्स और बायोलॉजी को भी इस्लाम, देन यू forget that there is a difference between abstracts and facts and truths. ये हर चीज अपनी अपनी डोमेन में ठीक लगेगी आपको. हर चीज अपनी डोमेन में काम करेगी. एक डोमेन को दूसरी डोमेन में जब आप घुसाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ जो आपके पास हो रही है. इंपीरिकल एविडेंस, दुनिया में सबसे बड़ा जो सबूत है ना, वो इंपीरिकल एविडेंस है. आप 70 साल से इस रियासत को एक खास किस्म का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं. आपने एक खास किस्म के नजरिए पे इस रियासत की बुनियाद रखी, उसका नतीजा आप आज देख रहे हैं. ये इंपीरिकल एविडेंस है. या तो ये रियासत खुशहाल होती, या इसके लोगों के दरमियान इक्विटी होती, या एक ही कलमे की बुनियाद पे अलग हुए हुए लोग सारे आपस में हंसी खुशी रह रहे होते, या यहाँ 70,000 लाशें ना गिरी होती. ये मसाइल अगर ना होते तो हम कहते नहीं ठीक है, व्हाटएवर हैपेंड फॉर अ गुड रीजन, बिकॉज एम्पिरिकल एविडेंस प्रूव्स दैट. अच्छा, जब एम्पिरिकल एविडेंस ये प्रूव नहीं करती और ये डिसप्रूव करना शुरू कर देती है, तब आप किधर जाते हैं? देन यू ट्राई टू क्रिएट एक्सक्यूजेस. एक्सक्यूजेस क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज आप जो ओरिजिनल अनकंफर्टेबल ट्रूथ है उसको चैलेंज नहीं करना चाहते, या उसको अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहते. एक जो एक कार्टून था, उसमें एक बंदा बैठा होता है, उसके आगे लिखा होता है कंफर्टेबल लाइज, और एक बंदा बैठा है, उसके आगे लिखा होता है अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स. तो कंफर्टेबल लाइज वाले की वो टम्बकटू तक लाइन लगी होती है, जो सारे लोग कंफर्टेबल लाइज ले. अनकंफर्टेबल ट्रूथ के आगे एक बंदा खड़ा होता है. सो यू आर नॉट विलिंग टू एम्ब्रेस द अनकंफर्टेबल ट्रूथ. वो क्या करेगी? वो आपके बने बनाए महल को गिरा देगी, आपके बने बनाए नजरियात को तबाह कर देगी. क्रिटिकल थिंकिंग का मकसद ये है कि यार जो कुछ आपने लर्न करना इज नॉट एन इशू. आप लोगों का चैलेंज क्या है? अनलर्न करना. बिकॉज वट इज बीइंग टॉट टू यू बाय योर पेरेंट्स, बाय योर सोसाइटी, बाय योर मोहल्ला, बाय योर चचा, बाय योर ताया,
by anybody is not based on evidence, is not based on information, is based on maybe a belief system, maybe some kind of cultural tendency. इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट इट इज यू टू डिसाइड. इट इज नॉट समबडी एल्सेज स्पेस और प्लेस टू टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. इट इज योर डिसीजन. जब आप किसी का एक्सेप्ट किया हुआ डिसीजन ले रहे हैं तो फिर आप, मिसाल के तौर पे हमारा रिलीजन का एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि रिलीजन जो है ये सोशल हायरार्कीज का भी यही मसला है, नेशनलिज्म का भी यही मसला है. आप क्या करते हैं नेशनलिज्म के अंदर, सोशल हायरार्कीज के अंदर या रिलीजन के अंदर एक खास ग्रुप को दूसरे ग्रुप से बेहतर ख्याल करने लगते हैं. आप कहते हैं मैं बेहतर क्योंकि मैं ये वाली जबान बोलता हूं तो मैं इसलिए बेहतर हूं, वो तो गधा है. मैं इसलिए कि मैं इस तरह नमाज पढ़ता हूं या इस तरह इबादत करता हूं तो मैं बेहतर हूं. मैं इस तरह के खुदा पे यकीन रखता हूं तो ये कंफर्टेबल लाइज है, इसकी कोई बेसिस नहीं. और अगर ये मान लिया जाए इस बेसिस पे तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में कभी हिंदू मुसलमान नहीं होगा, मुसलमान एथियस्ट नहीं होगा, एथियस्ट यहूदी नहीं होगा. बिकॉज आप जहां जिस माशरे में जिस तरह पैदा हुए आप उसे एज इट इज एम्प्रेस कर रहे हैं, एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं. रिलीजन या आपका नेशनलिज्म या आपकी सोशल क्लास आपकी पैदाइश का जबर है, आपका कोई कारनामा है उसके अंदर. आपका एक मर्द होना भी है, इसमें आपका कोई कारनामा नहीं है. ना आप मर्द होने में फख्र कर सकते हैं, ना आप पख्तून होने पे या पंजाबी होने में फख्र कर सकते हैं, ना आप मुस्लिम होने में फख्र कर सकते हैं. ये फख्र के पैमाने नहीं है. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हमारे फख्र के पैमाने एविडेंस बेस्ड नहीं है, हमारे फख्र के पैमाने थिंकिंग बेस्ड नहीं है, हमारे फख्र के पैमाने पैदाइश के जबर पे बुनियाद रखते हैं. कहां कब कैसे पैदा होते तुम्हारा कोई रोल नहीं है उसके अंदर. तुम्हें किस बात का फख्र है, किस बात पे हम उछल रहे इतने, कोई नहीं. वो कोई सफेद फार्म हो, वो स्याह फार्म से बढ़तर नहीं है, स्याह फार्म सफेद फार्म से बढ़तर नहीं है, पख्तून पंजाबी से बढ़तर नहीं है, पंजाबी सिंधी से बढ़तर नहीं है, मुसलमान हिंदू से बढ़तर नहीं है. ये हाँ, किसी दिन आप बैठे दलील की मेज के ऊपर कोई चीज रखें और आप एविडेंस लाएं और आप साबित कर सकें कि हाँ कोई बेहतरी के मयार हम तय कर सकते हैं, कौन किससे सुपीरियर है. मिसाल के तौर पे मैं आज ये तय कर सकता हूं कि आपने अगर एलएलएम किया है और आपने एलएलबी किया और आपने दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से किया और आप एक ही टीचर से पढ़े तो आपके पास देयर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी कि आपका इल्म इसके इल्म से ज्यादा होगा. बट बहुत सारी कंडीशंस इसमें इकट्ठी करनी पड़ेंगी. हो सकता है इसने एलएलबी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया और तुमने एलएलएम जो है वो चीचों की मलिया से किया, तो तुम्हारा एलएलएम किसी टके की वैल्यू नहीं है, कोई उसे पूछेगा नहीं दुनिया में. ठीक है, तुम हंसो नहीं, उसने चीचों की मलिया तो नहीं किया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से करा. कंडीशंस है, हर चीज कंडीशंस के ऊपर बेस करती है, हर चीज इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करती है. सो प्लीज स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली चीजों को. अच्छा, मैं आज आपसे एक और मसला जो आपके नजदीक जो आप लोग जैसे एक्सेप्ट, वो है आपने कभी लॉजिकल फैलेसीज पढ़ी? गूगल पे जाइएगा, लॉजिकल फैलेसीज की हैंडबुक कहीं से मिल जाएगी. छोटी सी हैंडबुक होती है, 30 को लॉजिकल फैलेसीज, और दुनिया भर में सारे लोग उन्हीं के असीर होते हैं. उसमें एक बड़ी लॉजिकल फैलेसी जो है ना वो कहलाती है अपील टू अथॉरिटी. अपील टू अथॉरिटी वो है जो मैं यहां बैठ के बकबक कर रहा हूं और आप में से अक्सर लोग मान रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं. क्यों? क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया अपने जहन में कि मैं एक खास सब्जेक्ट पे अथॉरिटी हूं या मुझे पता है ज्यादा, तो आप मेरी बात आज मान लेंगे और उस पर अमल करना शुरू कर देंगे. ये नहीं करना. आपको मिंबर पे बैठे हुए आदमी की बात पे अमल नहीं करना, आपको कुर्सी पे बैठे हुए बंदे की बात पे अमल नहीं करना, आपको अपने टीचर की बात पे अमल नहीं करना, आपको अपने बाप की बात पे अमल नहीं करना जब तक आप खुद उसे इंफॉर्मेशन और एविडेंस पे परख न लें और आप खुद अपनी आजादी से उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना कर लें. जब आप कर लेंगे तब मसला पता है. सबसे तशद्दुद माशरों में क्यों होता है? सबसे ज्यादा तशद्दुद इसलिए होता है कि आपके पास अपनी बात को मनवाने का और कोई तरीका रह नहीं जाता. जब आप दलील की, आपने कभी देखे मुनाजरे जो होते हैं, खासतौर पे कभी देवबंदियों या बरेलवियों का मुनाजरा, तो जो मर्जी हो जाए आखिर में उन्होंने किताबें मारनी होती है, एक दूसरे को लाते मारनी होती है, ठुड्डे मारने होते हैं. उसकी क्या वजह है कि आप वहां ये तय करके बैठे हैं कि मैं हक पे हूं और तुम गलत हो. तो आप जो मर्जी कर लें, उसका एंड रिजल्ट यही होना है कि कहीं ना कहीं किसी की दिल कमजोर पड़ जाएगी, वो मारना शुरू कर देगा, वो चीखना शुरू कर देगा, वो चिल्लाना शुरू कर देगा. पॉलिटिकल डिबेट्स में आप ये देखेंगे, यूनिवर्सिटियों में आप ये देखेंगे, आपकी स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों आपस में लड़ती हैं. जस्ट थोड़ी सी उसकी गहराई में जाएं तो आपको पता लगेगा इट इज नथिंग बट लैक ऑफ थिंकिंग. इसके अलावा कुछ नहीं. आप एज्यूम कर लेते हैं कि आपको जो पता है वो दूसरे बंदे को वो नहीं पता. आप जो एज्यूम कर रहे हैं या आपका जो फलसफा है वो आपको यह हक पहुंचता है कि आप उसे दूसरे में मुसल्लत कर सकें, लेकिन उसको ये बराबर का हक आप देने को तैयार नहीं है. दीज आर द प्रॉब्लम्स.
सो दीज आर द इश्यूज विच स्टेम फ्रॉम क्रिटिकल थिंकिंग। आप लाख साइंस और रिलीजन के ऊपर कर लें, आप डिजिटल मीडिया के ऊपर इधर बातें कर लें, आप इधर बैठ के माशरे में जर्नलिज्म के किरदार के ऊपर बातें कर लें, आप यू कैन टॉक अबाउट हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स है, किसी का कोई फायदा नहीं हो। मसला क्या है? यू डोंट गो बैक एंड सी मैंने कहा क्या है। आप अपने आप से पूछें कि आपको आज तक जो 10 स्पीकर्स ने बातें की हैं, आपने कितने लोगों ने वापस जाकर उन बातों के ऊपर रिसर्च करने की, उसको परखने की कोशिश की है। तो दैट्स ऑल। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है।